Hello everyone, this is our English class and yesterday we studied about essay. ऐसे किस तरह क्या होता है, किस तरह की इसका इस वर्ड का डिस्कवरी हुई है, इस वर्ड की कैसे इसका इन्वेंशन हुआ है, कौन से फेमस एसेइस्ट हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से लिखा है। दो तरह के ऐसे होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर प्रॉपर चीज़ें मेंशन की जाती हैं, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और इनफॉर्मल एसेज जो होते हैं वो इम्पर्सनल पर्सनल होते हैं पूरी तरीके से, और उसके अंदर किसी भी तरह के टॉपिक को लेकर के आप लिख सकते हैं। टोन जो है ऐसे की वो भी डिपेंड करती है आप किस तरह के ऐसे लिख रहे हैं, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम प्ले। Problem play is a fairly recent dramatic device which was popularized by a Norwegian playwright Henrik Ibsen. अब प्रॉब्लम प्ले जो है वो अभी रिसेंट ड्रामेटिक डिवाइस जो है वो इन्वेंट हुई है, और ये बेसिकली नॉर्वेगियन जो प्ले राइट रहे हैं हेनरिक इब्सन, उनके द्वारा इसको पॉपुलर किया गया है। द प्रॉब्लम प्ले डिपिक्ट्स अ पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्ले क्या है कि आप किस पर्टिकुलर समाज की जो प्रॉब्लम होती है उसको हाईलाइट करती है, जैसे कि विमेन राइट्स, स्लेवरी, ड्रग अब्यूज एक्सेट्रा। यानी औरतों के हक के बारे में, या गुलामी के बारे में, या ड्रग के बारे में, या एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज़ के बारे में, इस तरह के जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ये प्ले होता है। ठीक है। एंड अटेम्प्ट्स चीफली टू अरोज इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम टू एक्सप्लोर इट। और ये बेसिकली इनका काम होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को ये और इनके अंदर इंटरेस्ट जगाए लोगों का, जिससे लोग इसको एक्सप्लोर कर सकें, इसको समझ सकें। एक तरीके से आप समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चलती आ रही हैं उसको भी हाईलाइट कर सकें। The issue may be one of the inadequacies allowed to a woman in the middle class 19th century, Ibsen's A Doll's House, or of the morality of the prostitution regarded as a typical economic aspect in a capitalist society. अब ये इशू जो है ये क्यों रेस किया गया है, क्योंकि जो विमेन की कंडीशन रही थी 19th सेंचुरी के अंदर वो बहुत ही बुरी थी, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है इब्सन्स अ डॉल्स हाउस को लेकर के। या फिर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो कितना सही है, कर मतलब उसकी क्या नैतिकता है, या जो टिपिकल एस्पेक्ट है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर सारे रिच और फ्लरिश्ड लोग हैं, नोबल लोग जो रह रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी सोसाइटी, मतलब काफ़ी एक अलग रिच कल्चर को बिलोंग करते हैं। क्या इस तरह की सोसाइटी के अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। शॉज मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में। Or on of the crisis among the relations between black and white men and women in present day America in numerous current dramas and films। या फिर ये एक और एग्जांपल दिया गया है कि जो रिलेशन है ब्लैक और वाइट लोगों और औरतों के बीच में जो प्रेजेंट डे अमेरिका के अंदर भी चला आ रहा है, अगर आप इसको रिसेंट टाइम से रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका के अंदर आज भी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी रिसेंटली एक ब्लैक व्यक्ति थे, उनको मार दिया गया था एक वाइट पुलिस ऑफिसर के दौरान, और फिर पूरे अमेरिका के अंदर जो है दंगे शुरू हो गए थे। और बहुत लोगों ने अलग लेवल पे जाकर के प्रोटेस्ट किया था ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स। जब ये चल रहा था, कोरोना शुरू ही हुआ था, तब भी लोग बाग मास्क लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे कि इतने सालों बाद भी यहाँ पे ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रेसिज्म किया जाता है, और बिना किसी की बात सुने, बिना किसी की प्रॉपर कंडीशन सुने उसके साथ में बुरा सलूक किया जाता है। इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस समय भी इस चीज़ को लेकर के कई सारे ड्रामाज और कई सारी फिल्म्स जो है बनाई गई हैं, जहाँ पे वाइट मैन और विमेन जो है उनकी कंडीशंस को लेकर के बात की गई है, और ब्लैक लोगों को प्रेफरेंस कम दी जाती है और वाइट लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। ब्लैक लोगों के ऊपर क्वेश्चनिंग ज़्यादा की जाती है, उनको एकदम से गलत तरीके से देखा जाता है, और वाइट लोग जो है वो उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट द एप्पल कार्ट, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी राजनीतिक लड़ाइयाँ जो होती थी उसके बारे में भी चीज़ें दी गई हैं। उसका एग्जाम्पल दिया गया है द एप्पल कार्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ में ये जिस भी प्रॉब्लम यानी सोशल प्रॉब्लम जो रेस की गई है उसके साथ में इनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि इस प्ले के अंदर इस तरह का इशू उठाया गया है। वन
On one subtype of the problem play is the discussion play, in which the social issue is not incorporated into a plot. अब एक तरह का प्रॉब्लम प्ले जो है उसके डिस्कशन प्ले के तौर पे भी दे सकते हैं, जहाँ पे सामाजिक इशू जो है वो प्रॉपर प्लॉट की तरह नहीं देखा जाता, यानी प्रॉपर उसी को नहीं उठाया जाता, but expounded in the dramatic give and take of a sustained debate among the characters. अब इसको प्रॉपरली एक इशू की तरह देख करके नहीं बोला जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो है गलत हो रही है, इसको एक ड्रामेटिक टच दिया जाता है, क्योंकि ये प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे सीधी सीधी बात तो बोली नहीं जाती है किसी भी प्ले के अंदर आपको, फिर वो एंटरटेनिंग कैसे रहेगा। यहाँ पे तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से जोड़ करके दिखाया जा रहा है उस ज़माने के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो ये प्ले है उसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि कैसे आपको कोई सोशल इशू रेस करना है, तो उसके अंदर आपको एक ड्रामेटिक टच देना पड़ेगा, ड्रामा डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आप कैरेक्टर्स के बीच में एक डिबेट करवा सकते हैं, जैसे कि शॉमैन्स एंड सुपरमैन के बीच में यहाँ पे डिबेट किया करवाया गया होगा, वहाँ पे आप कैरेक्टर्स के बीच में बहस करवा करके पूरा सिनेरियो जो है उसको मेंशन करके आप पूरा सीन रिक्रिएट करके आप बता सकते हैं कि ये समाज के अंदर बहुत बड़ी कुरीति है, या समाज के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या ये अभी रिसेंट टाइम में इशू जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। There are other terms like the thesis play and propaganda play which are often linked with the type of problem play, और दूसरी तरह की चीज़ें भी हैं, जैसे thesis play भी बोला जाता है या propaganda play भी बोला जाता है, जिसको problem play से जोड़ा जाता है। All these types are essentially didactic forms. अब ये सारे जो प्लेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक मॉरल नैतिक इश्यूज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए होती हैं, या शिक्षा देने के लिए होती है, नैतिक शिक्षा देने के लिए होती हैं, जिसमें लोगों के बीच में जो कुरीतियाँ चलती आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर लिटरेरी टर्म्स, और अब हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स पाएंगे, लेटर राइटिंग स्किल्स। फॉर्म्स ऑफ लेटर, लेटर कितने तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं पर्सनल सजेस्ट टू फैमिली और फ्रेंड्स, ये फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, एक ऑफिस लेटर टू द एडिटर हुआ, या लेटर ऑफ कंप्लेंट, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, या लीव लेटर हुए, इस तरीके किस लेटर लिखे जाते हैं, वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर। फिर आते हैं हमारे सामने बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स आर एड्रेस टू बिजनेस फर्म्स फॉर बिजनेस पर्पस। ये बिजनेस लेटर्स जो हैं ये लिखे जाते हैं बिजनेस फर्म्स को बिजनेस पर्पसेस के हिसाब से। अब फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का, पहले आएगा आपका एड्रेस 24/2 गणेशपुरा, रत्नाड़ा, जोधपुर, दिसंबर। फिर डेट आएगी आपकी, जो भी जिस डेट को आप लिख रहे हैं, और फिर आप जिन व्यक्ति को लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा माय डियर अंजना, I was glad to get your letter yesterday. Thank you so much. I was very happy to know that you got 85% marks in the class 10th, but I also know that you are very careless about your health. अब यहाँ पे जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है, और फिर उसका सल्यूटेशन लिखा है, और बोला गया है कि मुझे आपका लेटर मिला कल और मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमको 85% मार्क्स मिले हैं 10th में, लेकिन मैं इस चीज़ से भी मुझे नॉलेज है कि तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही हो। एज यू नो दैट हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जैसे कि तुम्हें पता है हेल्दी माइंड जो है वो एक हेल्दी बॉडी में ही रहते हैं। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर अबाउट इट, तो हमेशा तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, मेरी तरफ से नमस्ते कहना अंकल और आंट को। योर सिंसियरली सरोज। और फिर ये हो गया क्लोजर, ठीक है, नाम के साथ जिसने लेटर लिखा है। ये फॉर्मेट है हमारा इनफॉर्मल लेटर का। फॉर्मेट जो है लेटर में सबसे पहले आती है हेडिंग। इट कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। जिस राइटर का एड्रेस है, ठीक है, उसका एड्रेस आएगा, और फिर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, मतलब जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं वो आएगा। द एड्रेस इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट और द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज एंड द डेट इज पुट जस्ट बिलो इट। अब जो एड्रेस है वो आता है लेफ्ट साइड में एकदम ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसके नीचे ही जो है डेट भी आती है।
सैल्यूटेशन और courteous greeting, उसके बाद में आता है salutation. It is a form of greeting written a little below the date on the left side of the page. पेज के लेफ्ट साइड में डेट के नीचे, थोड़ी सी नीचे लेफ्ट साइड में लिखी जाती है. द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन इन विच यू स्टैंड टू द पर्सन टू होम यू आर राइटिंग. अब किस तरीके की ग्रीटिंग लिखेंगे वो आपका जो रिलेशन है जिसको आप लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ द सैल्यूटेशन आर कैपिटलाइज्ड, और जो पहला और जो सेकंड शब्द होगा सैल्यूटेशन का वो कैपिटल होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं माय और फिर डियर, ये दोनों कैपिटल में है. साथ साथ जो आप जिसका भी नाम लिख रहे हैं वो भी, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा. If there are three words, the second one is not capitalized, जैसे dear sis, dear father, my dear पवन. अब अगर यहाँ पे तीन शब्द हैं तो आप सेकंड जो लेटर होगा वो नहीं करेंगे. एग्जाम्पल आपको दे रखा है बॉडी ऑफ लेटर, फिर आता है जो आप मेन पार्ट जो आप लिखना चाह रहे हैं किस लिए आपने ये लेटर लिखा है वो बताते हैं आप इसके अंदर कि मेन पार्ट जो है, जैसे दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, इन दिस पार्ट वी राइट द मैसेज और कम्युनिकेशन. इस बॉडी ऑफ लेटर के अंदर हम किस विषय में बात कर रहे हैं वो लिखते हैं. इट शुड बी रिटन इन सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज, ये डायरेक्ट लैंग्वेज में होना चाहिए या आसान भाषा में होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है. इट शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड इन टू पैराग्राफ्स, और आप चाहते हैं तो आप इस बॉडी ऑफ लेटर को भी पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. फिर आता है courteous लीव टेकिंग. इनफॉर्मल लेटर्स यूज थैंक्स, हम फॉर्मल लेटर्स के अंदर यूज करते हैं थैंक्स, और इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं विद बेस्ट रिगार्ड्स, विशेस टू, लव टू, इस तरह की चीज़ें. एज पर योर टर्म्स विद द पर्सन यू आर राइटिंग टू, ये डिपेंड करता है आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका रिलेशन आपसे क्या है, उस हिसाब से आप ये इनफॉर्मल के अंदर यूज करते हैं. द सब्सक्रिप्शन, इट इज रिटन बिलो द courteous leave taking phrase on the left side of the page. This also depends on the degree or the relationship between the writer and the addressee. अब ये डिपेंड करता है कि आप जैसे ये लिख रहे हैं योर सिंसियरली, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर पे इसको हम बोलते हैं क्या, द सब्सक्रिप्शन. ये डिपेंड करता है कि आप जिसको लिख रहे हैं उसका आपसे रिलेशन क्या है. फॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है योर्स फेथफुली, और इनफॉर्मल में लिखा जाता है योर सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली. फिर आता है सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं. तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ प्रॉपर, एक तरीका कैसे हमने इस चीज़ को समझा है. ये जो लेटर हमने एग्जांपल लिया था इसकी एक एक चीज़, एक एक हेडिंग दे रखी है नीचे आपको, क्या इसका फॉर्मेट है, भले ये इनफॉर्मल हो फॉर्मल हो दोनों के बारे में आपको समझाया गया है अंदर. अब यहाँ पे आपको दिया गया है ब्लड रिलेशन होगा तो आप सैल्यूटेशन लगाएंगे माय डियर फादर, मदर, ब्रदर एक्सेट्रा, डियर ब्रदर सिस्टर. सब्सक्रिप्शन में आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली या फिर योर्स लविंग सन डॉटर एक्सेट्रा. फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो माय डियर रमेश नाम, और या फिर डियर रमेश सीधे नाम, और उसके बाद में सब्सक्रिप्शन में डालेंगे योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली. फिर ऑफिशियल अगर लेटर है, फॉर्मल है, ऑफिसर्स और स्ट्रेंजर्स को लिखने हैं तो सीधे सर और या फिर मैम. और फिर सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली. टीचर्स, हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स को लिख रहे हैं तो सर और मैम, और सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडियंटली और योर्स फेथफुली. ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम कल पढ़ेंगे. अभी तक आपको सिर्फ फॉर्मेट समझाया गया है, किस तरह के लेटर्स होते हैं. दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और बिजनेस, तीन तरह के. हालांकि इसके अंदर भी आपका कुछ फॉर्मेट जो है वो फॉर्मल लेटर्स की तरह ही फॉलो होगा. So that's all for today. We'll continue this in our next class. Have a nice day ahead, students. God bless you all.